Hello, good morning, students. Myself, Amit Kumar Jha. I did my master's from Jamia Millia Islamia, and right now in the field of teaching, like मैं पिछले 18 years से teach कर रहा हूँ. मैंने काफी सारे students का concept build up किया है. From like scratch से workout start किया हमने, and we finished to reach a good goal actually. Like कि इतने बच्चों का मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई कराया. एट द सेम टाइम यू कैन से एक अच्छे कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला उन्हें, या फिर मेडिकल के अच्छे उसमें कॉलेज में एडमिशन मिला. और अभी कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अब्रॉड में भी पढ़ रहे हैं, लाइक जो इंटरेस्टेड थे. IGCSE, CBSE सारे बोर्ड्स के बच्चों को मैंने पढ़ाया, और एट द सेम टाइम जिनका गोल था आइडियली उनको फुलफिल कराया, लाइक फ्रॉम द स्क्रैच ओनली. क्लास 9 से हमने वर्कआउट किया और 12th तक वर्कआउट कराया, और आफ्टर दैट दे गॉट सिलेक्टेड एज पर देयर चॉइस. सो आई एम वेरी हैप्पी. और आज मैं आप लोग को फिजिक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज फ्रॉम मोशन. बेसिकली मोशन का डेफिनेशन और मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, काफी सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सारी चीजों को क्लियर करने का. ओके, सबसे पहले मैं फिजिक्स में मोशन के बारे में बताऊंगा. बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे मोशन को, मोशन का डेफिनेशन और मोशन की मीनिंग टाइम टू टाइम, या एक्चुअल मायने में कहा जाए जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है. दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मोशन के लिए, लाइक टाइम, ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है. राइट, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्टली मोशन डेफिनेशन. सो motion basically in English, if we define it, so we can say motion is if a body keeps changing, if a body keeps changing its position with time, तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है. मोशन का मतलब ऐसा है, सिंपल सा लॉजिक, कि लाइक मान के चलो आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये बॉल को यहां से किक किया. अब बाय डिफॉल्ट अगर ये चल रही है आपके टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, जो आप नोटिस करना स्टार्ट किया, और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन ओनली वी कैन से इट इज इन मोशन. राइट, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि अब 11th-12th के लैंग्वेज से प्रॉपर डेफिनेशन कहा जाए या प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ मोशन है. वो तीन बातें आपको याद रखनी है. फर्स्ट, पोजीशन चेंज होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. और दूसरा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. मतलब जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मोशन को, तो उसका मूवमेंट चेंज होते रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट, तो मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इफ इट इज चेंजिंग विद पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटेड टू ऑब्जर्वर. अब इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे लाइक 1 डायमेंशन में, या 2 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन में, तो उस हिसाब से उसकी मीनिंग यानी उसको लिखने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका विल बी डिफरेंट. अभी जैसे मान के चलो मैं 1 डायमेंशन की बात करूं. 1 डायमेंशन क्या होता है, जिसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए, ओनली 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड. राइट, 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड. अब यहाँ क्या है 1 कोऑर्डिनेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बॉल है, इसको आपने नोटिस किया, आपने इसकी पोजीशन को मेंशन किया कि भाई पहले सेकंड में यहाँ तक पहुंची, दूसरे सेकंड में यहाँ तक पहुंची, तीसरे सेकंड में यहाँ पे पहुंची, लाइक 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, लाइक दिस. तो ये 1 डायमेंशन हो गया. अगेन अगर आप इसको ध्यान रिमाइंड करो, लाइक क्लास 8th में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. तो नॉर्मली हम नंबर जैसे मान के चलो मैं लिख दिया 2, तो 2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आइडियली हम क्या करते थे, यहाँ मार्क करते थे ये 2, ये मान लो मेरा ये 0 है, 0 से ये 2, ये पोजीशन हो गई. तो एक्चुअल मायने में 1 डायमेंशन का मतलब यही होता है कि एक कोऑर्डिनेट से हम उसके पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं. राइट, अच्छा, अब इसी में अगर 2 डायमेंशन की बात आ जाए तो ये भी आपने पढ़ा है, जो कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट था. कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते थे. अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए, 2 कोऑर्डिनेट आ गए,
लाइक आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो, वॉल पे मान के चलो कहीं कोई एक डॉट लगा दिया या एक पोजीशन डिफाइन कर, तो आइडियली जो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी एक्स एंड वाई, राइट। तो एट द सेम टाइम अगर आप रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को डिफाइन करो, लाइक कॉर्नर ऑफ द रूम पकड़ लो, आपके घर का एक कॉर्नर ले लो, बेस्ट एग्जांपल है, और वॉल पे आपने एक्स वाई बना लिया और कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करोगे, तो आइडियली डिफाइन करोगे कि भाई एक्स एक्सिस से वो पॉइंट यहाँ पे है और वाई एक्सिस से इतनी यूनिट दूर है, राइट। तो ये 2 डायमेंशन होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बोलूं कि ये हवा में है, तब इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, राइट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तीनों साइड के प्लेन, चारों साइड के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा फिर एक थर्ड एक्सिस आ जाता है जिसमें हम कहते हैं एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जी। और एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में फिजिक्स जो है वो नेचर को स्टडी करने का कॉन्सेप्ट है, बट एट द सेम टाइम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स को, नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैथ इज लाइक अ लैंग्वेज ओनली, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके हेल्प से आप फिजिक्स के हेल्प से फाइनली फिजिक्स के फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जो बात मैंने आपको बताई 3 डायमेंशन वाली बात, एक्स वाई जेड वाली बात, तो इसके हेल्प से ऑब्वियस सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप लोकेट कर सकते हैं, राइट। और उस हिसाब से उसको स्पेस में हम डिफाइन करें। तो अब ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये सिंपल मैथ था, राइट। अब इसी को यूज करूंगा मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बॉल को हिट किया, आइडियली इट कवर्स डिस्टेंसेस, और इस तरह से ये चल रही, तो ये 1 डायमेंशन में हो गया। बट अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं वो बॉल जो है किसी प्लेन में जा रही है हैविंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तब आप ऐसे बताएंगे। अगेन अगर आप बोलो कि लाइक, इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा मैं आपको, सपोज यू आर प्लेइंग ऑन अ कैरम बोर्ड, राइट। कैरम बोर्ड पे अगर आप स्ट्राइकर से हिट करो तो योर स्ट्राइकर की मोशन को आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 डायमेंशन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल होगा अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड हवा में उड़ रही है, उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट स्पेस में हमने लाइक इमेजिन कर लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस, आराम से उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें फिर एक्चुअली है क्या, अब इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम वेक्टर का भी यूज करते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें और डायरेक्शन की बात करें कि भाई किस डायरेक्शन में कहाँ मूवमेंट हो रही है, तो हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आइडियली उन सारे टर्म्स को, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैटेगराइज कर दिया कि यार ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट। अभी इसमें स्केलर क्वांटिटी भी आ जाता है, कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जहां हम डायरेक्शन डिफाइन कर ही नहीं सकते, लेकिन स्टिल हमें बताना है कि भाई वो चीज क्या है। उस केस में उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? डिस्टेंस। भाई एक्चुअल डिस्टेंस आप मान के चलो कवर कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो कहीं भी जा सकती है, तो वो डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी से। तो एक्चुअली एक और चीज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब एक्चुअली ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इसके हेल्प से पूरी फिजिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इन्हीं के कॉन्सेप्ट में सारी चीजें, सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। अब बाय डिफॉल्ट सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, देन यू कैन कनेक्ट लाइक दैट, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी ये है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, प्लस एक और एडिशनल ऐड करना चाहूंगा मैं, विच विल सेटिस्फाई द लॉज ऑफ वेक्टर आल्सो। अभी ऐसा क्यों बोला मैंने, इसका जवाब आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बट फॉर नाउ यू कैन कीप लाइक दिस, राइट। एंड स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, क्लियर? ओके। एंड एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और ये कोऑर्डिनेट की कॉन्सेप्ट जो मैंने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात की, वो भी क्लियर है, राइट। ये 1 डायमेंशन हो गया, ये मेरा 2 डायमेंशन हो गया, और ये मेरा 3 डायमेंशन हो गया। अब इसी में कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो एक्चुअल मायने में होता क्या है, अभी इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, आई मीन इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मुझे डिफाइन करना है, तो एक्चुअल मायने में उसके लिए पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी।
पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिकॉज हम स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब जैसे 2 डायमेंशन की बात मैंने करी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की, यहाँ पे एक्चुअल मायने में देखो तो वही चीज मैंने दिखाया। कैसे? कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है वो हमारा ये है, राइट? मतलब यहाँ पे है, इस पोजीशन पे था वो ऑब्जेक्ट, और उसमें मूवमेंट हुई और उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर करा जो कि यहाँ बी पे आ गई। लेकिन अगेन मैंने कहा कि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो वी विल यूज ओरिजिन कॉन्सेप्ट, राइट? एक्स वाई एक्सिस बना दिया, और पोजीशन वेक्टर ये आर ए है, ये पोजीशन वेक्टर है। मतलब ये बता रहा है आइडियली कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सिंपल भाषा में आप ये समझो, इट्स वेरी इजी टू डू। एंड सिमिलरली फॉर बी ऑल्सो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, वेक्टर को ऐड करने का कॉन्सेप्ट, लाइक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वेक्टर के लिए ही। वेक्टर को 2 तरीके से ऐड करते हैं। अभी तो पहला मैं तरीका बता रहा हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है भाई सिंपल हेड टेल मेथड आपने लगाना है, हर एक वेक्टर के हेड को कनेक्ट करना है दूसरे वेक्टर के टेल से, अब फाइनली उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा अगेन हेड टू टेल कनेक्ट होगा। एक्चुअल मायने में अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में तो यही किया है मैंने। पहला वेक्टर जो कि मेरा इधर जा रहा है, इसके हेड को कनेक्ट किया मैंने दूसरे वेक्टर ए बी के टेल से, और फाइनली ये आर बी आ गया, राइट? तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब अगेन मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, यानी आइडियली कितना नेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में भी और डिटेल में मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस, जैसे मैंने बोला, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी कोई मूवमेंट हो रही है देन इट इज डिस्टेंस। बट एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब सबसे छोटी और स्पेसिफिक डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज उसमें डायरेक्शन भी आ गया। स्पेसिफिक वर्ड मैंने यूज किया ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है, राइट? अभी यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। अगर आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल में मैंने सिंपल एडिशन दिखाया, लाइक ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, वेक्टर ओ बी, और उसको मैंने इस फॉर्म में डिफाइन किया। टेक्निकली मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, तो बस मैंने रीअरेंज कर दिया, सिंपल मैथ लगाया, आर ए को शिफ्ट कर दिया इधर, आर बी माइनस आर ए हो गया, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, राइट? अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को और फर्दर लिखने का तरीका की बात करें तो, लाइक ये मेरा इनिशियल पोजीशन था तो इसके लिए मैंने आर आई कर लिया, ये मेरा फाइनल पोजीशन है तो इसके लिए मैंने आर एफ कर लिया, राइट? दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर। क्लियर? अभी इसी को डिफाइन करने के लिए हमने ये रिलेशन बनाया, राइट? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इसमें एक्चुअली रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसमें एक इसका काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब हम ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उल्टा लिखा बी ए, उस केस में मीनिंग फिर बदल जाएगी, उस केस में फिर हो जाएगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर? चलिए बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने बात करी है, इसी चीज को फर्दर यहां पे मैंने डिफाइन करा, राइट? लाइक डिस्टेंस का मतलब जो मैंने बताया आपको, एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी। फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी, या ट्रेवल बाय द बॉडी, या पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हैं, राइट? अभी इस डिस्टेंस की डेफिनेशन को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट? और डिस्प्लेसमेंट की बात जो मैंने ऐड करी वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है, याद भी नहीं करना आपने, बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि एक्चुअल पाथ जो होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट वर्ड मेंशन किया मैंने, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया,
राइट। सिंपल तरीके से इसको समझना है। और एक्चुअल मायने में पूरी फिजिक्स की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। पहले हमने मोशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और फिर उसको नेचर से कनेक्ट करेंगे कि आइडियली किस तरीके से का मोशन हमारे चारों तरफ हो रहा है, राइट। तो लेकिन उसको समझने के लिए बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम मैथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो बेसिक जो मैथ्स है दैट वी विल कनेक्ट, एंड ऑब्वियसली जहां जो रिक्वायरमेंट होगी मैथ्स की, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द लेक्चर, सो दैट कि आपको वो सब चीजें कनेक्ट कर पाओ। नाउ आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। बढ़िया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब डायरेक्शन आ गया। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, दैट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखो, मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें क्या है सिचुएशन कि एक पार्टिकल है, उसने मोशन स्टार्ट करा, अ पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम ओरिजिन, राइट, वाया पाथ ओ ए बी। अब ये फिगर में दिखा रहे हैं हम। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इस सिचुएशन को, तो इसमें हमने मोशन ऑफ द पार्टिकल दिखाया जो कि ओ ए बी से चला। एक मिनट, मुझे लगता है फिगर प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है कोई नहीं, अभी दिखाते हैं फिगर, राइट, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखिए, यहां तक तो क्लियर है, हाँ ठीक है। ये मैं कह रहा हूं कि इसके मोशन को हमने डिफाइन किया ये डायग्राम से। अब इसमें जो क्वेश्चन है, एक्चुअल मायने में क्वेश्चन यही है कि इसमें हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक्चुअल पाथ को हम डिफाइन करते हैं। अभी एक्चुअल पाथ अगर मूवमेंट को ध्यान से नोटिस करो, तो जो इंसेक्ट है मान के चलो ऐसे क्रॉल करते हुए जा रहा है, राइट, और फाइनली यहां तक पहुंचा, तो एक्चुअल पाथ तो यही होगी, राइट। तो स्ट्रेट अवे फिर हम कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस जो है हमारा 6 + 8 दैट इज 14 हो जाएगा। फाइन, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात भी मैं कर देता हूं। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं किया हुआ है, बट स्टिल अगर मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे। इन दैट केस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की अगर मैं बात करूं तो ये होगी लाइन, जो कि यहां से बंदा सीधा यहां जा सकता है। सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही हो सकता है, राइट। तो अब इसको अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे फिर मुझे मैथ की जरूरत पड़ेगी। कैसे? बिकॉज यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, बिकॉज ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अब क्या होता है, यहाँ एक नई बात मैंने डाल दी, कोई भी नहीं, सिंपल मैथ है, अभी समझा देता हूँ। एक्चुअल मायने में पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो उस ट्रायंगल में एक्चुअल मायने में कहा जाए तीनों साइड्स का एक प्रॉपर वेल डिफाइंड रिलेशन, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। वो क्या रिलेशन है कि जो हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे क्यों भाई, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपका एडजेसेंट जो है इसको परपेंडिकुलर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बी बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसकी मीनिंग भी मैं लिख देता हूं, जिन बच्चों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनको नोट कर लें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई बात जूनियर क्लास की भी नहीं आ रही है आपको, तो उसको समझना जरूरी है। अगर आपने वो चीज समझ ली तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, पानी के जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो आपके माइंड में सेट होता जाएगा। और प्रॉब्लम एक्चुअल मायने में फिजिक्स में ऐसे आती है कि नॉर्मली हम करते क्या है, और ऑब्वियस सी बात है ये ह्यूमन नेचर है, आप बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करेंगे, हम भी गलती करते हैं। मतलब गलती का इन द सेंस ऐसे कि हमारी मेमोरी में वो जो चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं, राइट। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये क्लास 8 में सीखा आप, क्लास 8 प्रॉब्ली क्लास 7 में। इन केस अगर आप भूले हो तो आप बेशक विदाउट हेजिटेशन पूछना है, क्लियर करना है कि सर ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा या क्या हुआ, ये एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट कि सारी की सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो आपके माइंड में, एंड देन यू विल गेट अ परफेक्ट फ्लेवर ऑफ फिजिक्स, एंड देन यू विल एंजॉय फिजिक्स एक्चुअली, राइट। और एक्चुअल मायने में फिजिक्स को एंजॉय मैं ऐसे ही करता हूँ, राइट। अच्छा, एच फॉर हाइपोटेन्यूज बताया मैंने, देन बी फॉर बेस, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पी फॉर परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगे आपको प्लीज डोंट माइंड, एंड आई होप उसकी करेक्शन कर लेंगे, राइट। परपेंडिकुलर बट मोस्ट लाइकली होगी नहीं, ठीक है। अब ये रिलेशन है, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्या रिलेशन है भाई पाइथागोरस का? ये कहता है, सीधा अभी फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, रिलेशन पे फोकस करेंगे ताकि हमारा पर्पस सॉल्व। लाइक एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वैलिड है। बस एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रखिए। मतलब जहां भी अगर आप 90 डिग्री का एंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे इसको लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी चीजें अभी तक आपने सीखी हैं मैथ्स में या साइंस में, जो मैथ्स के फैक्ट या फॉर्मूले सीखे हैं, वो सब यहाँ भी अप्लाई होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, तभी आप प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ रिलेशन बताया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो मैं यहाँ इसमें अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मुझे निकालना है ओबी का डिस्टेंस, तो चलो ओबी लिख लेते हैं, राइट। आई कैन से ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यूनिट की बात करें हम, ऐसा यूनिट की, तो लास्ट में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 स्क्वायर इज 64, 8 8 इज 64, 6 6 36। सिंपली अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 100, राइट। अभी ओबी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्क्वायर रूट निकालना। ये भी कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है या भूल गए होते हैं, वो भी सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक्चुअल मायने में यहाँ पे ये पेयर बन रहा है। कैसे पेयर? ऐसे बन रहा है 10 इंटू 10 का। तो जब भी स्क्वायर रूट का मतलब हुआ स्क्वायर का पेयर बनना, राइट। आप इसी चीज को यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते थे। देखिए मैथ्स और फिजिक्स दोनों कनेक्ट करूंगा मैं, ताकि वो चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ये तो जिसकी वजह से आपका ये रिलेशन बनेगा, 10 10 का ये पेयर बन रहा है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा, ये चीज, राइट। तो एक्चुअल मायने में कहा जाए तो ये रिलेशन होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर था, जिसकी वजह से फाइनली आपको 10 मिल गया। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई सिचुएशन हो, न्यूमेरिकल हो, पहले तो आपको देखना है कि उसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, राइट। उसके हिसाब से अगर डायग्राम पॉसिबल है, डायग्राम बनाइए। सबसे बेस्ट आइडिया ये है टू एनालाइज द क्वेश्चन। और स्पेशली आपके जेई वाले टर्म्स में, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन स्किल के ही आएंगे। देयर यू हैव टू जज एग्जैक्टली, इमेजिन द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन, right? That's why it is very important to imagine, read the question, try to make a frame of it, and then accordingly go for it. Just apply physics and after that apply math. पहले तो रिलेशन आइडेंटिफाई करो एंड देन गो फॉर इट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन के लिए तो मैंने डिफाइन कर दिया और निकाल दिया, राइट। अब इसी चीज को एक और इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो फिर कैसे लिखोगे? वेक्टर के टर्म वाली बात जो है वो मैं ऐड करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वेक्टर वाली बात, तो एक्चुअल मायने में हुआ क्या, वेक्टर की कहानी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात मैंने करी, तो ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस का भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, राइट। वाई एक्सिस का भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक वेक्टर यूज कर लिया। तो एक्स एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हमने कहा जी आई कैप लगाएंगे, वाई एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हमने कहा जी जे कैप लगाएंगे, राइट। और अगर जेड एक्सिस भी है, इन दैट केस यू विल यूज के कैप। और ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फैक्ट है which you can keep in mind as it is, no issue to change, right? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू निकाली, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वेक्टर के फॉर्म में लिखा। वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस पोजीशन को डिफाइन करो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, यानी 2 डायमेंशन वाली बात जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक्चुअल मायने में क्या हो जाएगा, ये 6, 8। अब इसी चीज को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक और बात मैं रिपीट करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप यूज करेंगे आई कैप, दैट इज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, राइट।
तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। और अगर आप स्केलर के टर्म में, अभी जैसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था वो पूरा कॉन्सेप्ट, वो स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर मान लो आपको डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना, लेकिन डायरेक्शन मोस्टली कंसीडर करना है। अभी आने वाली सिचुएशन में मोस्टली हम डायरेक्शन की ही बात करेंगे, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन हमारे को एक्चुअल कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैंने स्केलर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई डायरेक्शन भी चाहिए तो आप ऐसे करेंगे, नहीं अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो आप वो वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां देखिए मैंने क्या किया, ये रिलेशन हो गया 6i कैप एंड 8j कैप। अब यहाँ पे एक्चुअल मायने में ये वेक्टर हो गया, राइट। अभी इस वेक्टर को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है, जब भी किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, इन दैट केस आप उसको लिखते हैं इस तरीके से, और सीधा सीधा x कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं और y कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, राइट। हालांकि यहाँ पे भी आंसर सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है, बट वे होगा ही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, या यूं कहा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बात करें तो ये हमारा आंसर है। जब भी डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब डायरेक्शन है, तो मोस्ट लाइकली है कि आपको मैग्नीट्यूड की नहीं वेक्टर के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। लेकिन इन केस डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख के जज करेंगे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये x कैप i कैप j कैप समझ में आ गया। एक बात यहाँ मैं और ऐड कर लेता हूँ, लाइक अगर मान के चलो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ लेट से ये पॉइंट मार्क कर दिया, राइट। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स, अभी 3 कोऑर्डिनेट वाली बात मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं यूज करेंगे, बट नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है अपकमिंग लेक्चर्स में आपको वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि अगर मान लो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, उस केस में अगर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया, मान लो एक पोजीशन वेक्टर लेट से आर ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, अभी तीनों लाइनें बनाना इज डिफिकल्ट, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट की अगर हम दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, राइट। अब यहाँ पे फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देगी, राइट। ये रिलेशन क्लियर, ये z है, ठीक है। तो अभी 3 जब भी होगा वेक्टर यानी 3 कोऑर्डिनेट्स की बात होगी तो आप ऐसे चलेंगे, अगर 2 कोऑर्डिनेट की बात हो रही तो ऐसे चलेंगे, यानी एक प्लेन की बात हो रही है तो ऐसे, और अगर एक स्पेस की बात हो रही है तो ऐसे। क्लियर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब और एट द सेम टाइम ये। बट एक्चुअल मायने में इसमें आईआईटी में काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इवन आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिक एंड ट्विस्ट एंड टर्न के क्वेश्चन। तो थोड़े और डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कौन कौन सी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम लिखने का तरीका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए इसके को भी मैंने पॉइंट्स के तौर पे ऐड किया है। लाइक डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखें कि ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पहले क्लियर किया। चेंज इन पोजीशन या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ये लिखने का तरीका होगा, ये देखिए, ठीक। मतलब ये 3 पॉइंट्स तो मस्ट है कि भाई डिस्प्लेसमेंट आई तो मतलब ये चीजें आएंगी आएंगी। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन जो कि शो करेगा ए टू बी के कनेक्शन, ये रहा डायग्राम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। लेकिन एट द सेम टाइम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा, विदाउट दैट तो मीनिंगलेस हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा, इसी की वजह से एक और नई बात मेरे दिमाग में आ गई, क्या कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, राइट। डिस्टेंस कांट बी 0 इन एनी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसे कैसे,
डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो सकता है और डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस इसलिए जीरो नहीं हो सकता बिकॉज हमेशा जब भी आप बात करेंगे तो एक्चुअल मायने में कहा जाए तो एक्चुअल पाथ की बात करेंगे, और एक्चुअल पाथ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चलना शुरू करेंगे तो उसको जीरो कैसे कह सकते हैं, राइट? लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इस बात की तो श्योरिटी है। कैसे? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल में लेके चलता हूं। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, सिंपल सा एग्जांपल। यहां पे मान लो आप खड़े हो, आपको मैंने कहा भाई लेट से रमेश आपको वॉक करना है, लेट से आपने वॉक करना शुरू किया, राइट? अभी छोटा बड़ा लिख दिया मैंने, बट कोई बात, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लो अभी ठीक है। रेक्टेंगल है, अभी आपके मन में डाउट हुआ कि भाई ये ऐसे कैसे? रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और विड्थ छोटी होगी। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था मान लो मैंने कहा रमेश यहाँ से वॉक करना है आपको, फाइनली एक चक्कर लगा के आओ, आप गए पूरा घूम के आ गए। अब फिर आप बोल रहे हैं सर बताओ मेरी आप डिस्प्लेसमेंट क्या है या डिस्टेंस क्या है? तो अगर एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, राइट? जिसकी वजह से मैं कहूंगा जी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट अवे कह सकते हैं जीरो। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर एडिशन होगा, प्रॉपर एडिशन होगा। और यहाँ पे अगेन मैथ्स हेल्प कर सकता है आपको कि आप प्रॉपर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगेन नहीं क्लियर है या याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस एल प्लस बी। अच्छा एक और बात है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज ये सारी चीजें आपको मैथ्स से रिलेटेड हैं और आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो अब यहाँ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप सीधा फॉर्मूला में जाएंगे, 2 टाइम्स एल प्लस बी, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 6 प्लस 4, राइट? तो ये हो गया हमारा 20। अगर यूनिट डालना है तो चलो यूनिट डालते हैं, 20 मीटर, राइट? अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी समझ में आई, एग्जैक्टली सिचुएशन कहाँ क्या होता है। चलिए बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिचुएशंस में लेके जाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम शॉर्ट आउट करेंगे और वर्कआउट करेंगे, ठीक है? अब फिर देखेंगे आपको कितना समझ में आया, बिकॉज फिजिक्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि अगर आपको कोई थियरी समझाया गया तो एट द सेम टाइम आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेके जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या कुछ सीखा मैंने तो क्या सीखा और वो हुआ कैसे, उसको अप्लाई कैसे कर सकते, राइट? ये फिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अभी ये सिचुएशन जो है, पहला एग्जांपल फॉलो करते हैं, ये रहा, राइट? अब इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि भैया पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ लेंथ दे रखा है 10 मीटर, और उसकी मूवमेंट को मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे आया और वापस ए पे आ गया। तो अब अगर इसको मैं बोलूं डिफाइन करो भाई डिस्टेंस क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप लोग फटाफट बोलोगे भाई। अच्छा पहले 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोचिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं या कैसे निकालें, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के। तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट अवे आप कह सकते हैं कि जी जीरो हो जाएगा, राइट? अगर ये पूरी मूवमेंट चलती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बट डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन पेरीमीटर, ये पूरा एक राउंड लगाया आपने तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डाल सकते हैं आप, राइट? तो स्ट्रेट अवे मैं कह सकता हूं जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम। अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? फिर इधर मैथ आ गया, कोई नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्चुअली सम ऑफ फोर साइड्स होता है एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो स्ट्रेट अवे आप फॉर्मूला बना सकते हैं 4 इंटू साइड, राइट? अभी जिसकी वजह से आपका
डिस्टेंस निकाल लेंगे आराम से, वो हो सकता था 4 × 10, दैट इज 40 मीटर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि आप इसको इंडिविजुअली भी ऐड करके ला सकते थे आंसर, लाइक 10 + 10 + 10, बट अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा तो कोशिश करिए कि फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कई सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पे आप फॉर्मूले से आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो फाइनली एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, फाइनली आपके लिए फ्रूटफुल होगा। हालांकि वैसे भी लॉन्ग कट भी था, लाइक 10 + 10 + 10 + 10, बट आइडियली जो है सजेशन यही होगा कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजें कनेक्ट करेंगे तो टाइम आपका बचेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम मैटर्स अ लॉट, राइट। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसमें पूरी प्रॉपर वर्किंग मैंने एक्सप्लेन करी, सोचने की बात कि एग्जैक्टली कैसे कैसे कहां से कहां कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सारी सिचुएशन को डिस्कस किया मैंने, कैसे ए टू बी, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो आप पूरे उस मोशन को स्प्लिट कर दें, स्प्लिट इन द सेंस छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दे, ताकि यू आर एबल टू डिफाइन एग्जैक्टली कहां पे क्या वैल्यू आउटपुट निकल रहा है, और उसके बाद आप कंक्लूड कर सकें, राइट। अभी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये देखिए ए टू बी में 10 हो गया, नाउ ए टू बी से गया बी टू सी पे भी आया तो 10 + 10 ऐड हो गया, नाउ ए टू बी पहुंचा, फिर बी टू सी आया, सी टू डी भी आया, तो उसमें हमने ये कर दिया। अगेन ए टू बी टू सी टू डी एंड देन डी टू ई, तो भाई सारे ऐड हो जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि गलती से ये सारे ऐड कर दो आप, ये नहीं, एक्चुअल मायने में छोटे छोटे सेगमेंट्स को हमने ऐड करके पहुंचे। अभी 30 में 10 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा, कहने का मतलब। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से डिफाइन किया है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी अगर हम देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ था, जैसे डायग्राम की बात करें, अगर ये मान लो मेरा ए टू बी, ये हो गया 10, राइट। बी टू सी लेट से ऐसा जा रहे हैं। अब मैं डायग्राम दोबारा बना ताकि आपको समझ में आए कि रिलेशन बन कैसा है। बी टू सी अगर ऐसे ऊपर गए तो यहाँ पे फिर ये 10 हो गया, तो 10 + 10 20 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम जो सिखाया था मैंने, उससे आप निकालोगे तो आइडियली इसका आंसर 10√2 आ जाएगा। मतलब बदला कि नहीं, सी तक। अभी सी टू डी वापस जाना है मुझे इधर, राइट। तो सी टू डी की अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, तो टेक्निकली यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना, लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये तो हम पूरा घूम के आ रहे हैं, इसलिए ये 30 हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ गया। नाउ डी टू ए, डी टू ए, अब मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ए से पूरा घूम के यहां तक पहुंचे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन है, जो कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा या उसके इक्वल होगा, राइट। और एक और बात जो मैंने पहले बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। आप सोचेंगे आप नेगेटिव कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, अब इस ए पोजीशन से बिल्कुल और पीछे चले जाओ तो उधर के लिए तो ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो माइनस में चले जाएंगे, वैल्यू माइनस में आ जाएगा आंसर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डी एक्सेलरेशन का, वो मैं बताऊंगा आगे कि भाई क्यों डी एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे है, राइट। फिलहाल के लिए समझो कि नेगेटिव भी हो सकता है और 0 तो हो ही सकता है, बट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन काफी सारे रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो बढ़िया तरीके से। बेसिकली मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं हमेशा यही करूंगा, जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ एट द सेम टाइम उसके मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करें, तभी एक्चुअल मायने में फिजिक्स पता चलती है कि भाई कहां तक सीखा आपने या एग्जैक्टली क्या सीखा, राइट। और फाइनली यू विल बी एबल टू अप्लाई,
and this is how I will enhance your application skill. Okay, now another question. Particle moves from A to B, right? अगेन डिफरेंट डिफरेंट पाथ की सिचुएशन की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल की जो मूवमेंट डिफाइन करेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चलिए ब्लू ले लेता हूँ. हाँ, पार्टिकल की मूवमेंट की बात मैं करूं तो पार्टिकल का जो पाथ है या तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे आएगा, हाँ यही पाथ है, ऐसे ले लो मान लो. तो अभी ए टू बी अगर हम गए तो सर्कल है, इवन सेमी सर्कल है, रेडियस हमारे को पता है 10 मीटर, तो डायमीटर निकाल लेंगे, राइट. अब ये देखिए ए टू बी की मूवमेंट अगर मान के चलो यहां से यहां तक के बता रहे हैं, उस केस में क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस भी होगा और ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा. सीधा सीधा रिलेशन हो गया ये, देखा. लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पूरा घूम के आ रहा है भी, यहाँ ए से सीधा बी पे आ रहा है वापस, सॉरी ए से वापस ए पे आ रहा है, ए से अगर पूरा वापस ए पे आएगा तो अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब बदल जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देखो कि ए टू सी गया और सी टू बी, मतलब दूसरा पाथ दिखा रहे हैं हम ऐसा उल्टा, कि भाई मान लो सीधा केवल यहीं पे गया, ठीक. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये आर्क का जो लेंथ होगा दैट इज योर डिस्टेंस. अब आप फिर सोचोगे भाई पाई आर कैसे लिख दिया मैंने, कोई नहीं, बेसिकली पेरीमीटर ऑफ सर्कल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे यूज किया. पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको तो वो होता है 2 पाई आर. अभी सेमी सर्कल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका हाफ 1/2 ऑफ 2 पाई आर, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाता है पाई आर. ये सेमी सर्कल के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर ये आर्क लेंथ हो गया, एक्चुअल मैंने में कहा जाए तो ये आर्क लेंथ हो गया, इसको हम आर्क भी बोलते हैं, राइट. आर्क मतलब ये सर्कल कर्व बन रहा है ना, इसलिए आर्क. अच्छा, दूसरी बात, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इन दैट केस ए टू बी सीधा पहुंचे, फाइनली इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो स्ट्रेट अवे आंसर ये होगा. इस केस में ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं होगा, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, इसमें अब एक और तीसरी बात मैं ऐड करता हूं, क्या कि अगर मान लो ए से पूरा वापस ए पे आए तो क्या होगा, उस केस में सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें ए टू ए पूरा घूम के आ रहे हैं अभी, राइट. या यूं कहा जाए इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, मतलब ए टू सी पे आए, सी टू बी पे आए एंड देन बी टू वापस ए आ गए. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो सीधा जीरो हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. बट डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो टेक्निकली पाई आर इस वाले लेंथ के लिए एंड प्लस 2r भी होगा, तब आपका आंसर आएगा. समझ में आया. अभी देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात चल रही है हर जगह, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो रिलेशन या रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, और उसी हिसाब से मैथ भी लिखना है. तो टेक्निकली इसको याद रखना है. क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इस सिचुएशन में ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, फिर वही लॉजिक लगाएंगे, सेम ए टू बी की मूवमेंट देखेंगे. अभी बी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया जी, अब यहाँ पे है तो फिर ऐसे मूवमेंट से करेंगे, राइट. ए टू सी और यहाँ मान लेते हैं डी, ए टू सी टू डी, डी टू बी. लेटर आपकी मर्जी है कुछ भी डालना, उस हिसाब से आपने सिंपल डिस्टेंस अगर बोला तो ऐड कर दिया जी, डिस्प्लेसमेंट अगर बोला तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. फाइन, आ गया समझ में, बढ़िया, बहुत अच्छा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी क्लियर है, कॉन्फिडेंट है. कोई भी क्वेश्चन अगर आयत कर डालेंगे, चलिए बढ़िया मस्त. अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन. नहीं, डन, क्वेश्चन डन हो गए. प्रोबेबली आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और रखे हैं मैंने, एक बार चेक कर लो. आई थिंक इस वाले स्लाइड में है, यस इसी में. हाँ, अभी डिस्टेंस की डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फन फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए. पहला,
डिस्टेंस जो कि हमने डिस्कस किया लेक्चर के दौरान, डिस्टेंस जो है वो स्केलर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होगा, राइट। डिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा पाथ पे, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है पाथ पे, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इधर प्रॉपर की पॉइंट्स के फॉर्म में दोबारा मेंशन किया है। फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस कांट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यू, जो मैंने बताया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। फिर स्टेशनरी या मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस केस में डिस्टेंस और कांट बी डिक्रीजिंग, डिक्रीज कभी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है तो डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी, राइट। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे है तब क्या होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो बता ही दिया मैंने, और डिस्टेंस या तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। अगर मान लो कोई मूवमेंट ही नहीं किया, रेस्ट पोजीशन पे हो काफी देर से, इन दैट केस ओनली डिस्टेंस कैन बी जीरो। लाइक मान के चलो मैंने कहा कि भाई मिस्टर रमेश, आपको मैं नोटिस करूंगा कि अगले 1 घंटे में आप कहाँ कहाँ जाते हैं। अब मैंने आपको बोल दिया, आप डर गए कि भाई सर नोटिस करेंगे, देखेंगे कैसे क्या कर रहा हूं मैं, तो आप कहीं नहीं गए कि भाई कहीं पूरे क्लास का चक्कर लगाता हूँ मैं, आप आज नहीं लगाऊंगा नहीं तो सर पकड़ लेंगे, चलो भाई बैठ जाओ, ठीक है बैठ गए। तो इसका मतलब 1 घंटे में आपका डिस्टेंस जीरो, राइट। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगेन ये क्वेश्चन ही है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, अभी यहाँ बताना है कि कौन सा ग्राफ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे डिस्टेंस के ग्राफ बनाया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो अगर आप ध्यान से देखिए ये मूवमेंट ऐसे करके दिखाया, फिर ये नीचे आ गया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने ऊपर फन फैक्ट बताया, तो स्ट्रेट अवे इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर दिया तो पॉसिबल है। हो सकता है कि आपकी इनिशियली स्पीड बढ़ते जा रही थी, फिर आपको कोई मान के चलो हाईवे पे पहुंच गए या किसी के घर जाना था तो आधे रास्ते पहुंचे आप, राइट। अब फिर वहां से वापस आना पड़ा कि अरे यार वो सामान छूट गया, उस बच्चे का बर्थडे पार्टी थी तो उसके लिए गिफ्ट जो लिया था इंपॉर्टेंट गिफ्ट है वो तो वहीं रह गया, अभी बर्थडे में खाली हाथ जाएंगे कैसे। तो आधे रास्ते पे गए, फिर आप वापस आने लगे, नहीं जी चलो घर चलो घर चलो, ये चीज, ये पॉसिबल है। लेकिन अब ये इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या था, इनिशियली आप कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते जा रहे थे, टाइम बढ़ता जा रहा था, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन फिर आप रास्ते में हाईवे पे मान लो रुक गए कि चलो भाई काफी देर से गाड़ी चला रहे थे, चलो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, रेस्ट, रुका होगा लिखा ना मैंने, इसका मतलब इस टाइम में, मतलब इतने सेकंड्स के लिए या इतने आवर के लिए आप रुक गए, उसके बाद फिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। लेट से आप मान के चलो बॉम्बे में हो, बॉम्बे से मेरे घर आ रहे हो मिलने के लिए कि भाई चलो सर से मिलने चलते थे लेट रैली में, सर ने इतनी हेल्प की, मैंने कहा चलो जी कोई नहीं आज। तो टेक्निकली ये आपका मोशन ग्राफ होगा कि भाई इनिशियली चल रहे थे, कुछ देर रुके, फिर चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये सिचुएशन हो सकता है, इनिशियली इंक्रीज हुआ, फिर रुक गए, फिर ये कम हो गया। एक्चुअल मायने में ये सारी छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, और इसी तरीके से आप मोशन को डिफाइन करेंगे, राइट। एक्चुअल मायने में एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन कहाँ कैसे क्या हो रही है, और उस हिसाब से यू विल प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मोशन। ये एक्सप्लेनेशन में आपकी काफी हेल्प करेगी। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सिचुएशन, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए कि एक पार्टिकल है, गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ए टू बी, क्वाड्रेंट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, 1/4 ऑफ द सर्किल की बात हो रही है, 1/4 ऑफ द सर्किल। अब उसमें अगर हमको रेडियस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मतलब केवल इतने पार्ट की बात हो रही है अभी, ये पार्ट। तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप सोचो तो कैसे करेंगे, तो अगेन इसको कार्टेशियन प्लेन पे बना सकते हैं, बिकॉज इसका रेडियस गिवन है, राइट। द रेडियस गिवन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो सकती है, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मैंने अभी बताया था आपको 2 पाई आर होता है, राइट।
और इसका एक्चुअल मायने में सर्कल का 1/4 हिस्सा है, इसलिए 1/4 कर दो, सीधा सीधा आंसर। क्लियर, दैट्स इट, फिनिश्ड। चलिए ठीक। अब अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं फिर क्या करेंगे आप? डिस्टेंस के लिए देखिए क्या करेंगे। डिस्टेंस के लिए प्रॉपर आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो लगाएंगे, राइट? कैसे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो टेक्निकली इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका ये कहलाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगा, और तब आपका ये रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अगेन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे निकाल लेंगे आप, डी वाली बात जो मैंने करी थी ऐसे करके। क्लियर? और नेगेटिव साइन है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका हमारा वही होगा। दैट्स इट। इस पे फिर कर लेंगे आपका आंसर। दैट इज 100 प्लस 100 200, एंड उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक्चुअली 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, राइट? दैट इज 10√2, राइट? ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इसमें अगला सिचुएशन भी एक और है, लास्ट क्वेश्चन डील कर लेते हैं, स्टिल वी हैव टाइम। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगेन इसमें सिचुएशन क्या दिया मैंने, ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे आ रहे हैं, फाइनली सी पे पहुंच रहे हैं, और हमारा वो पॉइंट की बात करें हम तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, और ये रहा मेरा सी। अगेन हम वही लॉजिक लगाएंगे, बट अगेन वेक्टर के टर्म में हम डिफाइन करेंगे बिकॉज डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, राइट? तो अब उसमें अगर फाइनल पोजीशन की बात करो तो -10 i कैप हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन की बात करो तो +10 i कैप हो जाएगा। ये देखिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था RF माइनस RI वो लगाएंगे बाय डिफॉल्ट, फिर ये आंसर होगा। ये देखिए फर्क पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला डालेंगे और हाफ ऑफ द पेरीमीटर कर देंगे तो ये आता है। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है, कार्टेशियन प्लेन पे जा सकते हैं और डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो आप प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के और इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, राइट? फाइनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स का आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक्स, बाय।